हाय फ्रेंड्स। वैसे तो मैंने प्रेसिडेंट का टॉपिक अलग से सेपरेटली कर रखा है। प्रेसिडेंट के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्रेसिडेंट के ऊपर प्रॉपर आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। लेकिन यहाँ पे जो टारगेट है वो है कि प्रेसिडेंट के ऊपर हम यहाँ पे आर्टिकल वाइज गो थ्रू करेंगे। हम यहाँ पे आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक पूरा सिक्वेंस वाइज गो थ्रू करेंगे, कहाँ पे कौन से आर्टिकल में क्या क्या डिटेलिंग दी हुई है। क्योंकि जब हम ऐसे जनरलाइज बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम आर्टिकल पे फोकस नहीं करते उतना, हम वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं कि अच्छा प्रेसिडेंट के लिए वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा, हम इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब हम आर्टिकल वाइज जाएंगे तो हम थोड़ा सा स्पेसिफिक रहेंगे और आर्टिकल को समझेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में आर्टिकल वाइज और जो बेयर एक्ट में लिखा है वो वहां से उठा के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कभी कभी हमारे लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये टर्म है या नहीं है। तो आज हम उस चीज़ों पे फोकस करेंगे और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आर्टिकल नंबर 52 बात करेंगे। अच्छा, एक और बात, जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंट अंग है, आपको पता ही है। ही इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 5, इस तरह वी। ओके, चैप्टर नंबर 5 है रोमन में, और यूनियन एग्जीक्यूटिव हम अभी देख रहे हैं आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62। चलिए, आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है? द आर्टिकल स्टैब्लिश द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कहने का मतलब अगर किसी आर्टिकल में मेंशन है तो आर्टिकल नंबर 52 है कि देयर इज अ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कौन सा आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे भाई आर्टिकल 52 में। सिंपल सी बात है। स्टेटेड दैट देयर शैल बी द प्रेसिडेंट हु सर्व एज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, APYQ है कि भाई किसको हम हेड कहते हैं अपने स्टेट का? स्टेट मतलब कंट्री का, किसको हेड कहते हैं? दैट इज द प्रेसिडेंट, नॉट PM। PM क्या होता है फिर? PM इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। PM क्या है? PM इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, वेयर एज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। ये बहुत, देखिए एक आप यहां से की पॉइंट मिल गया और एक की पॉइंट यहां पे मिल गया इसके लिए कि आर्टिकल 52 में 2 चीजें मेंशन है। अब इसको जब पॉइंट वाइज बनाएंगे तो ऐसे चीजें आप लिखेंगे। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं इसके। चलिए, आर्टिकल 53 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर। आपको ये भी मिलेगा कि मैंने इसको रेड में हाईलाइट कर रखा है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके ऊपर वेस्टेड होती है? यूनियन की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है किसको वेस्टेड है? प्रेसिडेंट को, PM को नहीं है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, बार बार बोल रहा हूं मैं, आर्टिकल 53 इसके ऊपर बात करता है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द आर्टिकल 53। तो आप नोट्स बनाएंगे अगर, तो आर्टिकल 53 लिखेंगे, आगे लिखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड स्लैश प्रेसिडेंट। अब सारी पावर खुद से एक्सरसाइज करते हैं या किसी से करवाते हैं? तो देखिए इनके पास दोनों ऑप्शन है, एक कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। तो आइदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ उसके हिसाब से ही करेंगे, उसके अलावा थोड़ी कुछ करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात यहां पे होती है, तो दैट इज हैंडेड ओवर टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट खुद से करे या किसी से करवाए, ये दोनों यहां पे अवेलेबल है ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पे अभी एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सीधा स्टेटमेंट पूछा गया है, इसलिए आपको मैंने आर्टिकल वाइज क्यों लाया मैं, क्योंकि सीधा यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट ना आर्टिकल वाइज ऐसे पूछ लिए जाते हैं आजकल एग्जाम में, और हमें लगता है अरे यार क्या कहां से आ गया ये। इसके लिए फिर हम PIQ रेफर करेंगे, तो PIQ तो हमने किया ही है, इसके ऊपर पूरा मेरा PIQ बना हुआ है यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ हम थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे, तो इसके लिए आर्टिकल में लाया आपके लिए। चलिए, आर्टिकल 53 में और क्या मेंशन है? ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस। हम पढ़ते हैं ना, देखिए हम पढ़ते हैं कि मिलिट्री पावर क्या होती है, ही इज द सुप्रीमो ऑफ द डिफेंस। लेकिन कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये हम बहुत रेयर पढ़ते हैं, या फिर हमें लक्ष्मीकांत खोल के आर्टिकल पीछे देखना पड़ता है। तो इसके थ्रू मेरा पर्पस वही है कि आर्टिकल वाइज हम जाएंगे थोड़ा। तो डिफेंस का यहाँ पे हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 53। अब आर्टिकल 53 में क्या क्या चीजें मेंशन है? पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। कौन इसको एक्सरसाइज करेगा? प्रेसिडेंट खुद करेगा या थ्रू द एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम, जो भी उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। सेकंड चीज क्या मेंशन है इसके अंदर? ही इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, आर्टिकल 52 में क्या मेंशन है? ही इज द देयर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, किसके बारे में बात करता है? इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। अब इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर होते हैं यहां पे क्लियरली मेंशन है, इलेक्टेड मेंबर्स।
कहाँ के? बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी। और इन दोनों को ऐड कब किया गया था? इन दोनों को ऐड किया गया था 70th अमेंडमेंट के बाद। तो कहने का मतलब है कि इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है आर्टिकल नंबर 54 में। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई आर्टिकल नंबर जो 54 है उसके अंदर इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से इलेक्टोरल, जब बोलते हैं ना इलेक्टोरल कॉलेज है, आप लक्ष्मीकांत खोल के देखेंगे तो आपको मेंशन दिखेगा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब है इनके इलेक्टोरल कॉलेज में। कौन कौन से लोग पार्ट ले सकते हैं? तो सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर हैं यहाँ पे। क्या यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट लेगी? नहीं लेगी भाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक राज्य में थोड़ी है, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे पार्ट नहीं लेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरह से इलेक्शन होगा ये भी प्रॉपर मेंशन है। मैनर ऑफ द इलेक्शन, आर्टिकल 55, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय द सीक्रेट बैलेट। कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो सिस्टम यूज किया जाता है, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑफिस के इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे यूज किया जाता है। तो देखिए जो ऑफिस के नाम मैं बताता हूँ, प्रेसिडेंट है एक तो है, दूसरा ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, और तीसरा ऑफिस राज्यसभा के जो एमपीज हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसमें भी यही मेथड यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना साल टर्म है भाई? कौन से आर्टिकल में मेंशन? आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल है? 5 साल है। किसको रिजाइन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। यहां तक कि रेजिग्नेशन की बात भी आर्टिकल 56 में ही की गई है, या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है बाय द इंपीचमेंट। ऑल्दो इंपीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल 61 में मेंशन है, लेकिन यहां पे उनको रिमूवल की बात और उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 56। और रिजाइन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये चीज आपको यहां पे दिमाग में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 57 री इलेक्शन की बात करता है। कितनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं? विदाउट एनी लिमिट। जब तक वो जिंदा है, जब तक उनको सपोर्ट मिल रहा है, तब तक वो री इलेक्ट हो सकते हैं। यहां पे उनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब यहां पे एक बात और, क्या कंपेयर करते हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा इलेक्ट हो सकते? नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा इलेक्ट नहीं हो सकते। हम इंडिया का यूएसए के साथ जब कंपेयर करते हैं तो यूएसए के प्रेसिडेंट सिर्फ मैक्सिमम 2 बार हो सकते हैं। जैसे आपको बता दूं, मैं ट्रंप अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही ऐसे बोल बैठे थे कि सोच रहा हूं कि बदल देता हूं, क्या मैं तीसरी बार इलेक्ट हो सकता हूं, ऐसा उन्होंने कुछ बोल दिया था। अब वो है, वो बोल भी सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला? आप तो जानते ही हैं उनको। तो उन्होंने बोल दिया था, तो ऐसा लोगों को लगा भाई कहीं ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मैं चेंज करूंगा यहाँ पे इलेक्शन वाला प्रोसेस, मतलब ये वाला पॉइंट कि 2 बार नहीं, आप जितनी बार चाहें वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ओके, अब हैं भी, वो कर भी सकते हैं। आर्टिकल 58 क्या बोलता है? क्या क्वालिफिकेशन है? अच्छा बताइए क्या क्वालिफिकेशन है? पहली क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया। करेक्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आपको नीचे यही मिलेगा, लेकिन बता देता हूं मैं। ओके, लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने चाहिए वो। अब बता दो आपको, लोकसभा के इलेक्शन के लिए मालूम है एज कितनी है? 25 ईयर होती है इलेक्शन के लिए। अगला, ये इनकी एज वैसे मतलब कंडीशन दे रखी है कि मस्ट बी 35 ईयर अबो, 35 ईयर के अबो होने चाहिए इनके। वैसे तो आपको बता दो 35 ईयर तो बहुत कम एज है पॉलिटिक्स के लिए। 35 ईयर के यंग नेता होते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे तो 50 के ऊपर के भी यंग नेता हैं, लेकिन 35 ईयर के तो यंग नेता माने जाते हैं। ओके, चलिए ये कंडीशन है इनके लिए, ये 3। ओके, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे लोकसभा की जगह क्या आ जाता है? राज्यसभा आ जाता है, बाकी पूरा वही रहता है। ओके, कंडीशन क्या है इनके लिए? आर्टिकल 59। देखिए इतने सारे आर्टिकल तो नहीं याद करना, लेकिन चलिए एक बार पूरा कर लेते हैं, फिर बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल आपको बुलेट में रखने ही है, दिमाग में रहना ही चाहिए। कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहां पे कहीं पे भी डिफाइंड है? सो इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। ओके, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। मतलब जहां पे रहेंगे वहां पे रेंट देने की जरूरत नहीं है। कहां पे रहते हैं? राष्ट्रपति भवन। ओके, एंड शैल बी ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस, एमोलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं, वो
कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब कभी भी पैसे की बात आएगी कि भाई इनको पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितनी है, बाकी इनको जो और प्रिविलेजेस मिलती है ना, और अलाउंसेस जो भी मिल रहे हैं इनको, वो डिटरमाइन कब कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है क्या? तो देखिए, ऐसी सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम पे इसको डिटरमाइन करेगा, बदलेगा, बढ़ाएगा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, हर बार पैसे, अभी देखिए टाइम जब 8 पे कमीशन आ रहा, ऑफकोर्स सैलरी बढ़ेगी सबकी, तो पार्लियामेंट के हाथ में रखा जाए ना। कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से 1949 में जब पारित हुआ था 26 जनवरी को, सॉरी 1950 में, तो उस टाइम पे सैलरी अलग होगी, बाद में अलग होगी। तो बोला कि पार्लियामेंट इसको देखे भाई, ठीक है। और जितने भी ये सब एनरोलमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो इनको दी जा रही है, सारे का सारा किस में मेंशन होता है? सेकंड शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल एक्चुअली टॉक्स अबाउट द एनरोलमेंट, अलाउंसेस एंड द प्रिविलेजेस। ओके। और ऑफकोर्स एक बार इनको दिया गया तो कम नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 60 बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ओथ और अफर्मेशन कौन कंडक्ट करेगा? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो एब्सेंट है तो कौन करेगा? सीनियर मोस्ट जज करेगा। और हम यहाँ पे एक और चीज, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक और चीज बोलते हैं। आर्टिकल 60 इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ही इज अ प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए भाई हम प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रिजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और डिफेंड कर रहा है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। लेकिन अपहोल्ड कौन करता है? अपहोल्ड कौन कर रहा है? ये करता है सुप्रीम कोर्ट। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का ड्यूटी है प्रेसिडेंट को, लेकिन अपहोल्ड करने की ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। चलिए, सबसे फेमस आर्टिकल, दुनिया भर का क्वेश्चन पूछा है। प्रोसीजर फॉर द इंपीचमेंट। प्रोसीजर फॉर द इंपीचमेंट कहां मेंशन है? आर्टिकल 61 में। और कौन सा चार्ज है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है? इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, अब आपको एक बताता हूं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा केस बताता हूं, आपको समझ जाएगा कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 74 में दिया है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, करेक्ट। और जो एड एंड एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी उन पे, ये बात भी बोली गई है अंडर आर्टिकल नंबर 44। वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन उनको दूसरी बार अगर भेजा जाएगा वो एडवाइस तो माननी पड़ेगी उन्हें। अगर उन्होंने नहीं माना तो अब आपको नहीं लगता कि ये वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो खुद लिखा है ना कि वो जो एडवाइस हो माननी पड़ेगी उन्हें, दैट इज अ बाइंडिंग। अगर नहीं मानेंगे तो इट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उनका वापस क्या होगा भाई? इंपीचमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो बोलेगी उन्हें करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जो बोल रही है और नहीं करेंगे तो क्या कर रहे हो? खुद अपने आप में वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वायलेट कर रहे हैं तो उनको हटा दो। फिर समझ में आ गई बात? इंटरलिंक समझ में आया आपको इस चीज का? और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां मेंशन है? आर्टिकल 61 में। इंपीचमेंट प्रोसीजर कहां मेंशन है? आर्टिकल 61 में। अब देखिए, इनका प्रोसीजर भी थोड़ा समझ लेते हैं। व्हेन द प्रेसिडेंट इज इंपीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस में से कोई भी हाउस यहां पे इनके ऊपर चार्ज लगा सकता है और इनिशिएट कर सकता है। सॉरी, ओके। चलिए, अब यहां पे देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसके लिए हम पढ़ते हैं कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा किसको? प्रेसिडेंट को। और जो भी हाउस है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उस चार्ज को इनिशिएट कर रहा है, कम से कम जो नोटिस उनको जाएगा उसके ऊपर 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हाउस हैज बीन गिवन द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर नोटिस के ऊपर, जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा की कितनी सीट है भाई इस टाइम पे? 245। 245/4 कर लीजिए आप, 61, कम से कम 62 लोगों की, 62 लोगों का उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए कि हमारा इंटेंशन ये है कि हम इसको मतलब इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हम रिजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, आगे पुट करना चाहते हैं। तो उसको टेबल करने के लिए आपको कम से कम 62 लोगों का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, उस इंपीचमेंट का जो आपका रिजोल्यूशन है, उसके बाद आपको पास कराने के लिए क्या चाहिए?
मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये आपको चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको पास कराने के लिए, ठीक है। और उसके बाद दोनों हाउस में होगा, सिर्फ एक ही हाउस में नहीं। अब ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा तो सिर्फ राज्यसभा के बाद तो लोकसभा में भी जाएगा, लेकिन लोकसभा में वापस से प्रोसेस नहीं होगा 62 वाला, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट हो रहा वहीं पे होगा। जैसे कि अगर लोकसभा में हुआ तो लोकसभा में 543 सीट है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर लीजिए, कितना होगा यहाँ पे 133 पॉइंट समथिंग आ गया, चलो 134 मान लेते हैं, यहाँ पे इंसान है ना, पॉइंट में थोड़ी रहेंगे, तो 134 यहाँ पे रहेंगे। तो अगर लोकसभा से शुरू होगा तो एटलीस्ट 134 लोगों का सिग्नेचर चाहिए उसको टेबल करने के लिए, और यहाँ पे 62 लोगों का, तो जिस भी हाउस में हो, लेकिन 2/3 से पास होगा दोनों हाउस में, और सारे मेंबर पार्ट लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड वाले भी पार्ट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे when the charge has been so preferred by the either house of the parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, definitely ऑफ कोर्स इसको तो इन्वेस्टिगेट किया ही जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट उस टाइम पे वहां पे मौजूद हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या प्रेसिडेंट वहां पे राइट टू अपीयर है? क्या प्रेसिडेंट जब उसके अगेंस्ट से सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या उस टाइम पे अपीयर हो सकता है क्या? अरे हाँ भाई, अपीयर हो सकता है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ओके। लेकिन उनको यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट क्यों नहीं है? बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। प्रेसिडेंट दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होते हैं। आपको बता दो, पार्लियामेंट में 3 ऑफिस हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट कंबाइन 3 ऑफिसर्स। एग्जाम में पूछा हुआ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पार्लियामेंट में कितने ऑफिस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आर्टिकल 62। भाई उनके यहाँ पे वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? तो देखिए, वैकेंसी क्रिएट करने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला, या फिर उनकी डेथ हो जाए, या फिर उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया। अच्छा, रिजाइन किसको देंगे भाई? रिजाइन किसको देंगे? हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा था रिजाइन किसको देंगे? वो रिजाइन यहां पे आर्टिकल 56 में पढ़ा था हमने। और किसको देंगे? वीपी को देंगे, वो पढ़ा था ना हमने। या फिर उनको इंपीचमेंट के थ्रू हटाया जाएगा, ये सब पढ़ा था हमने। चलिए, और वाइस प्रेसिडेंट उसे प्रेसिडेंट को देता, बता दो आपको मैं। और रिमूव कर दिया जाएगा, वही इंपीच किया जाएगा इनको, ठीक है। या फिर इनका टाइम जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो गया, तब जाके हम ऑफिस में, उनके ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं या उनके ऑफिस में जगह बनेगी। और इलेक्शन कितने दिन में होना चाहिए? जब उनकी पोजीशन खाली हो रही हो उससे पहले, या फिर 6 महीने पहले होके, मतलब 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए इलेक्शन, ठीक है। जनरली क्या होता है कि मान के चलिए कि अभी मई में, मान के चलिए अभी जो 2025 का मई है, उसमें अगर टेन्योर कंप्लीट हो रहा है तो उससे पहले इलेक्शन करा लिया जाता है। 6 महीने पहले ही इलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाता है, और मई के तक आते आते इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, और कुछ दिन पहले ही हो जाता है। और जब पुराना प्रेसिडेंट जब हटता है तो नया प्रेसिडेंट उसके बाद शपथ ग्रहण करता है। ये प्रोसेस वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही कर लेता है, ओके। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। अब हमने ये सारी चीज़ें देखी, और कितने टर्म का होता है? 5 साल का होता है टर्म। अब इसमें कौन कौन सा आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अब आपको बता देता हूँ मैं अलग से, वो आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, पहला है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बोला गया था कि भाई देयर इज अ प्रेसिडेंट, करेक्ट, ये बात बोली गई थी। और एक और बात बोली गई थी वहां पे कि हेड है वो। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आर्टिकल 53 में क्या बोला गया था? एग्जीक्यूटिव बोला गया था ना यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है यहाँ पर? ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे इनके नाम पे लिए जाएंगे, और ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ओके। ये बात बोली गई है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? प्लस एक और बात बोली गई यहाँ पे, क्या है? सुप्रीम कमांडर हैं, सुप्रीम है किसके? डिफेंस फोर्सेस के हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? आर्टिकल नंबर देखिए 54, 55 में जो चीज़ें दी हैं, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है या फिर मैनर ऑफ इलेक्शन है, ये तो देखिए एक तरह से आप समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद का हम जरा देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर 56 में 5 साल का टर्म होता है और रिजिग्नेशन देते हैं। ये तो मतलब एक तरह से बस जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे आर्टिकल 57 के हिसाब से आपको ही पता होना चाहिए कि कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगेन मतलब चाहे तो ये आप 3 से 4 बार इलेक्ट हो जाए, 5 बार इलेक्ट हो जाए, कोई इन पे रोक नहीं है, ये बस यहाँ पे समझना ज़रूरी है।
आर्टिकल 58 में भी उतना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे 3 आर्टिकल जरूरी है जो बताता हूँ मैं, आर्टिकल 52, 53 और आर्टिकल 61। बस ये 3 आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए, सही बताऊँ तो मैं, और बाकी का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल वाइज जरूरी नहीं है कि ये आर्टिकल वाइज ही आपको जाना है, लेकिन हाँ बाकी चीज़ आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। और आर्टिकल में 52, 53 और 61 ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना पता रहेगा तो बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, और एक और बात, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, अलाउंसेस है, सबका सब पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अगेन बार बार बता रहा हूँ मैं सब चीज़ें, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी करा रखे हैं मैंने, अब उसको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। वैसे ही हम वाइस प्रेसिडेंट का भी करेंगे अब आर्टिकल नंबर 63 से लेके आर्टिकल नंबर 71 तक, क्योंकि आर्टिकल नंबर 72 तो पार्डनिंग पावर है, और उसके बाद हम लोग टिल द आर्टिकल नंबर 78 करेंगे, बिकॉज आर्टिकल नंबर 78 तक हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव के सारे आर्टिकल्स खत्म हो जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।